हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे डिस्कस करने वाले हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने हाफ पोर्शन डिस्कस कर लिया है। हाफ पोर्शन मतलब हमने अभी तक जो डिस्कस किए वो नस्ट इक्वेशन पे डिस्कशन किए। नस्ट इक्वेशन हमारा लास्ट टॉपिक था जहाँ पे हमने डिस्कस किया उसके न्यूमेरिकल पोर्शन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन के अलावा नस्ट इक्वेशन क्या क्या बताता है। ठीक है, वहां तक हमने कंप्लीटली डिस्कशन कर लिए। आज हम जो बात करेंगे वो उसी से आगे बात करेंगे। उसका जो सेकंड हाफ पोर्शन है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड हाफ पोर्शन है, जिसका नाम है कंडक्टेंस। आपको पढ़ने में तो ये और भी अलग मिलेगा कि आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स वगैरह इस तरीके से। हम बात कर रहे हैं कंडक्टेंस की। यहां से आपको सब चीजें पता चल जाएंगी कि हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कंडक्टेंस मतलब अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मतलब हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हो रही है। बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन होगा या कोई भी हमारे पास में रोड होगी, मेटल रोड होगी या कुछ भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है, हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे करवाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे करवाएं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है। जैसे मान लो सपोज करो हमारे घरों में वायर लगी हुई है, चाहे वो एल्यूमिनियम की हो चाहे वो कॉपर की हो। अब वो जो एल्यूमिनियम वायर है या हम ये कह रहे हैं कॉपर वायर है, अब इनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। बात क्लियर है। तो अगर कोई भी कंपोनेंट होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करेगा, जब वो बहुत आसानी से, मतलब बहुत आसानी का मतलब है जब वो ईज ऑफ मोमेंट ऑफ चार्ज, हम ये कह सकते हैं कि अगर यदि उसमें मोमेंट ऑफ चार्ज बहुत आसानी से हो रहा है, अगर यदि उसमें चार्ज बहुत आसानी से मोमेंट कर रहा है तो इसका मतलब वो बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, वो कंडक्टर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये जो मोमेंट हो रहा है वो आसानी से हो रहा है या फिर वीक हो रहा है या उसमें नहीं हो रहा है। बात क्लियर है। हमारे पास में तीन तरीके के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे पास में कंडक्टर्स कहलाते हैं, जो हमारे पास में मोमेंट बहुत आसानी से करेंगे, बहुत आसानी से मोमेंट करेंगे चार्ज का, तो हम उनको बोलते कंडक्टर्स। अब कईयों के तो दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमारे पास में ये तो कंडक्टर कौन से हो गए, ये कंडक्टर बस ड्राइवर और वो नहीं है जो बस पे काम करते हैं। ये कंडक्टर है हमारे पास में कि भाई हम ऐसे कंपोनेंट जो चार्ज को फ्रीली या बहुत आसानी से मोमेंट करवा रहे हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, इसी के अलावा हमारे पास में कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें मतलब धीरे धीरे चार्ज मोमेंट करते हैं। धीरे धीरे का मतलब है कि जहां पे आपको कुछ कैरेक्टर इसके भी मिलेंगे, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत ही मुश्किल से, जिसमें हम चार्ज को बहुत मुश्किल से मोमेंट करवाते हैं, मतलब जिसमें मोमेंट ही नहीं होते, तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम इंसुलेटर्स बोलते हैं या नॉन कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में लकड़ी पड़ी है, अब वो सूखी है, क्या उसमें से करंट प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा, इतनी आसानी से करंट नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब उसमें बहुत ही मोमेंट डिफिकल्ट है। जो हमारे पास में चार्ज का मोमेंट करेंगे वो बहुत ही डिफिकल्ट है, तो ऐसे को हम इंसुलेटर बोलते हैं। और जो कंपोनेंट इन दोनों के बीच में रखेगा उनको हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। सेमीकंडक्टर, पहले इन तीनों वर्ड्स का मतलब समझ लेना है। ठीक है, हालांकि हम इन चीजों को सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे लेकिन फिर भी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अब हम जो मोमेंट ऑफ चार्ज है हम पढ़ने वाले तो क्या है, मोमेंट ऑफ चार्ज को। अब ऐसा थोड़ी है कि जहां पे हमारे पास में थोड़ा सा चार्ज मोमेंट करवाए या बहुत ज्यादा करवाए या करवाए ही ना, हम इसके बारे में रीड नहीं करने वाले हैं। हम पढ़ने वाले किसके बारे में, कि जो ऐसे कंपोनेंट होंगे जो कंडक्टर्स होंगे, जो बहुत अच्छे से बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज को मोमेंट करवाए। बात क्लियर है। अब चार्ज का मोमेंट, चार्ज हमारे पास में दूसरा वर्ड आया है, वो आया है चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज का मतलब ये है अगर यदि मेरे पास में कोई भी ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हो, क्योंकि हमने एक ही चीज सुनी है कि भाई हमारे पास में कोई भी, अगर यदि मान लो कोई भी मेटल रोड है उसमें से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा और वो बाहर चले जाएंगे। मतलब हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, यही पढ़े। तो या तो वो चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, या फिर हम, जैसे आपने देखा होगा वाटर में अगर यदि हम हल्का सा करंट डाल दे
ठीक है, वाटर में हम अगर यदि हल्का सा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर दे तो हम देखेंगे तुरंत हमें करंट लग जाएगा। होता है ऐसा? उसमें क्या होता है, वाटर में क्या होता है, हमारे आयंस होते हैं, वाटर में आयंस होते हैं भाई, H+ और OH-। तो एक चीज तो ये हो रही है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एक चीज हो रही है मेरे पास में फ्री आयंस की वजह से। ठीक है, तो हमारे पास में ये जो चार्ज है वो प्रोड्यूस होता है दो तरीके से। कौन सा? जब मोमेंट बहुत आसानी से होगा तो हम कंडक्टर्स बोलते हैं, और जब चार्ज वो हमारे पास में दो टाइप का होगा, या तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर हमारे पास में यही चार्ज जनरेट हो सकता है आयंस की वजह से। बात क्लियर है? अगर यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होने का मतलब है कि हमारे पास में ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेल्स, या जो भी जनरेट होंगी वो। ठीक है, और अगर यदि वो आयंस की वजह से होता है तो हम उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, जिसके बारे में हम आज रीड करेंगे, अब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जिसको हम बोलते हैं। हम इसमें अब हम जो कंप्लीटली डिस्कस करेंगे वो हम सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ये कंडक्टेंस जो है, क्योंकि हम तो पढ़ क्या रहे हैं, हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम कोई फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में बताइए। हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वो मोमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में होता है। ठीक है, वहां पे हम इन चीजों के बारे में रीड करते हैं बिल्कुल कंप्लीटली। हम पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम उससे पहले हम इन दोनों में हल्का हल्का डिफरेंस देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और इलेक्ट्रॉनिक सेल्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। बात क्लियर है? जैसे मान लो, सपोज करो, अगर यदि मेरे पास में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब ये हो गया, जैसे सपोज करते हैं हमारे घरों में कोई भी वायर है, कोई भी एक वायर है, मान लो मैं एल्यूमिनियम की कोई भी वायर लेके आया। बात क्लियर है? अब मैंने ये एल्यूमिनियम की रोड है ये वाली, अब मैं घर में लाके उसको यूं फर्श पे डाल देता हूं। फर्श पे जैसे मैंने डाल दिया, अब मैं कहूंगा कि अगर यदि मान लो मैंने घर में बिछा दी है वो वायर एल्यूमिनियम की है, अब मैं कहूं कि मेरे को वाह बल्ब जलने लग गया, बल्ब जलने लग गया, ऐसा नहीं है। अगर यदि मैं जब तक उस वायर को किसी दूसरे सोर्स से कनेक्ट ना करूं, किससे? अब ये एल्यूमिनियम वायर है, इसको अगर यदि मैंने ऐसे फ्लोर पे पटक के रख दिया और मैंने इसके साइड में कुछ भी करंट प्रोड्यूस करने वाला सिस्टम नहीं लगाया है, करंट प्रोड्यूस कैसे होगा कि जब तक मैं इसको किसी बैटरी से कनेक्ट ना करूं तब तक ये अपने अंदर से कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। मतलब इसमें क्या है, अब यहां पे मेरे पास में जब तक मैं इसमें करंट नहीं प्रोड्यूस कर रहा हूं, जैसे मान लो सपोज करो, अगर यदि किसी भी क्लासरूम में जब तक कोई टीचर नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे, जैसे मान लो सपोज करो ये मेरे पास कोई भी क्लासरूम है, इसमें कोई भी रैंडमली कोई भी जितने भी बच्चे हैं, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, जब तक कोई भी टीचर नहीं आए तब तक ये कोई तो इधर घूमेगा, कोई इधर घूमेगा, कोई इधर घूमेगा, कोई इधर घूमेगा, ऐसे जाएगा। मतलब उनका मोमेंट क्या होगा, वो जिगजैग होगा, रैंडम मोमेंट होगा। उनके पास में कोई भी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है। अब जैसे ही कोई भी टीचर क्लास में घुसेगा तो तुरंत ये क्या करेंगे, अपनी अपनी बेंच को ऑक्यूपाई करेंगे और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब इनका सभी का कंसंट्रेशन कहां हो गया, पढ़ाई की तरफ हो गया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूज होने लगे। सिमिलर तरीके से जब तक ये जो एल्यूमिनियम रोड है, जिसको हम बोल रहे हैं कि भाई एल्यूमिनियम रोड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े, बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े। अब जिसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, जिसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो इसका मतलब क्या, ये ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री पड़े हुए हैं, यहां पे मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री पड़े हैं, क्या इनका मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, और प्रेशर नहीं है तो इसका मतलब ये कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कोई इस दीवार से टकराएगा, कोई इधर टकराएगा, आगे जाके ऐसे इस तरीके से, मतलब ये रैंडमली मूव करने लग रहे हैं। इनका जो मोमेंट है वो जिगजैग है। बात क्लियर हो गई? जैसे ये जिगजैग है तो इनकी जो एनर्जी है वो किसी काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है। क्लियर? अब जैसे ही मान लो सपोज करो, अब हमने यहां से एक सोर्स लगा दिया बैटरी का, बैटरी कनेक्ट कर दी। जैसे हमने बैटरी कनेक्ट की
बैटरी कनेक्ट करते ही यहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और जैसे इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो इन सभी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने पे मजबूर होना पड़ेगा। ये क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। मान लो ये इधर से इधर मूवमेंट कर रहे हैं, तो जैसे ये इधर से इधर मूवमेंट करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन की तरफ हो गया। अब इनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया और पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया तो ये बहुत आसानी से ये करंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, मतलब करंट बनेगा। बात क्लियर है। और जब ये हो रहा है तो ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेल्स। इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, ये मेटल में ही हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये मेटल का कोई भी कंपोनेंट है उसके अंदर प्रोड्यूस होने लग रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब जो आयरन की रोड है या हम ये कह रहे हैं एल्यूमिनियम रोड है या कॉपर रोड है, अब वो किस फॉर्म में, ऐसा तो है नहीं हमने यहां पे जो भी वायर लगाए हैं अब उनको लिक्विड फॉर्म में हमने भर दिए या कोई भी सॉल्यूशन फॉर्म में भरे हुए हैं, ऐसा तो है नहीं, ये एक सॉलिड फॉर्म में ही है। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मोमेंट होने लग रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें मोमेंट हो रहा है कि भाई हमारे पास में ये जो रोड प्रेजेंट है इस रोड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मोमेंट करेंगे और इलेक्ट्रॉन मोमेंट करेंगे, इसी वजह से हम इसको बोल देते हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। बात क्लियर है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब एक चीज और जो हमने लास्ट में एक चीज और देखी, अगर यदि ये किसी सोर्स से नहीं जुड़े है, जब तक ये किसी सोर्स से नहीं अटैच है, तो क्या उस टाइम तक इसमें कोई करंट प्रोड्यूस हो रहा है, कोई करंट बनने लग रहा है या इसकी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। कब यूज होगी, वो होगी जब हमने इसमें एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई किए है, एक्सटर्नल सोर्स। और आप एक चीज सोचो, ध्यान से सोचना है, अगर यदि मान लो मेरे पास में कोई भी एक पहाड़ी है, ठीक है, उसके ऊपर एक गेंद यहां पे रखी है, जब वो यहां से यहां पे आती है तो वो अपने आप आ जाती है, जब वो यहां से यहां पे आती है तो वो अपने आप आती है। ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। जब कोई भी प्रोसेस अपने आप हो जाए तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन जब हम यहां पे गेंद पड़ी है और यहां पे जा रहे हैं तो ऐसा क्या है, यहां पे क्या हम ये अपने आप चली जाएगी, नहीं जा सकती है, हमें इसमें कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रोसेस कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बात क्लियर हो रही है। और जब ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब हमने एक्सटर्नल सोर्स लगाया है, तो ये भी एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा मेरे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, कितने प्रेजेंट नहीं होते, उन सब चीजों पे। क्लियर। ये तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक सेल्स है जहां पे हमने बात की है। अब हम डिफरेंस बात कर रहे हैं दोनों के, डिफरेंस किस किस के, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और इलेक्ट्रॉनिक सेल्स के बारे में। दूसरा हमारा सेल है जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का मतलब होता है हमारे पास में कोई भी ऐसा सॉल्यूशन, जैसे मान लो सपोज करो, अभी तक तो हमने बोला कि हम भाई कोई भी एक सॉलिड का फॉर्म ले लेते हैं और हमारे पास में वो रोड कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। अब हमने जब लास्ट क्लास में जब हमने देखा था कि किस तरीके से गैल्वेनिक सेल और किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स दोनों डिफरेंस करती है, कैसे करती है, हमने उसका एक डायग्राम बनाया था जहां पे हमने कहा अगर यदि यहाँ पे NaCl का सॉल्यूशन डाल देते हैं और दोनों को आपस में एक किसी भी कोई भी एक सेल है उससे कनेक्ट कर देते हैं, कोई भी एक गैल्वेनिक सेल से कोई भी सेल बनी हुई है उसको अगर यदि हम आपस में कनेक्ट कर दें तो हमारे पास में वो जो जनरेशन होगी उसकी, यही तो हो रहा है, ये तो मेरा गैल्वेनिक सेल है, अगर इसका करंट जो बन रहा है उसको अगर यदि हम इसमें यूज कर लेते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे Na बना था और Cl2 गैस प्रोड्यूस हो रही थी। यही सेम फंडा हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक का होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में हमने दोनों के बारे में डिस्कस किया था वहां लास्ट क्लास में, जहां पे हमने देखा था अगर यदि मैं इस सेल को हटा दूं और सिंपल तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दूं, जहां पे मैंने एक बैटरी की फॉर्म में यूज कर दिया,
बैटरी की फॉर्म में मतलब यहाँ पे इस तरीके से मैंने इंडिकेट कर दिया है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करो ऐसे दिखा दिया, क्लियर। अब ध्यान से समझना इस बात को, क्या अगर यदि मान लो जैसे हमने पीछे देखा इलेक्ट्रॉनिक, उसमें हमने देखा सॉलिड फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं मेरे पास में यहां पे भी मैं एक सॉलिड फॉर्म ले लेता हूं NaCl की, ठीक है। NaCl है वो सॉलिड है, सॉलिड है तो मैंने इसमें डाल दिया, यहां पे सॉलिड डाला हुआ है, सॉलिड NaCl। और अब मैं उसमें दो वायर्स डाल देता हूं, एनोड और कैथोड बना के, और उसमें से करंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं देखूंगा तो मुझे कोई भी जर्क नहीं लगेगा, मतलब मुझे फील ही नहीं होगा कि यहां पे कुछ पड़ा हुआ है, कुछ नहीं पता चलेगा। NaCl है, सॉलिड है, भाई पीछे भी तो बोले है सॉलिड फॉर्म में हमारे पास में। अब NaCl है लेकिन ये करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। बात क्लियर है? करंट कब बनेगा? जब मेरे पास में फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे। क्या यहाँ पे फ्री आयंस प्रेजेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव दोनों के दोनों आपस में अटैच्ड है, दोनों के दोनों आपस में अटैच्ड है और एक कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे एक बॉन्ड प्रेजेंट है दोनों के बीच में, मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। और वो बॉन्ड कब टूटेगा? वो बॉन्ड तब टूटेगा जैसे ही मैं NaCl में वाटर को डाल दूंगा। वाटर डालते मेरे पास में क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव एक्वस बन जाएगा प्लस Cl नेगेटिव एक्वस बन जाएगा। जैसे ही मैंने इसको डिसोसिएट किया, डिसोसिएट होते मेरे पास में यहां पे दो आयंस डिस्टिंग्विश हो गए, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गए हैं। मेरा सॉल्यूशन अब मैं यहां पे डाल रहा हूं सॉल्यूशन। ध्यान देना इस बात का कि यहां पे मैंने NaCl सॉलिड नहीं डाला है, क्योंकि NaCl सॉलिड ने कभी भी क्या नहीं किया? प्रोड्यूस, करंट प्रोड्यूस नहीं किया। मुझे सॉल्यूशन डालना पड़ेगा, या हम ये कह सकते हैं मोल्टन स्टेट लेने पड़ेगी। मोल्टन स्टेट किसकी? NaCl की। बात क्लियर है? सॉल्यूशन फॉर्म में ले लिया NaCl। जैसे हमने NaCl लिया तो इस पे पड़ा हुआ है Na पॉजिटिव और साथ में Cl नेगेटिव, ठीक है। अब इसी चीज को एक बहुत आराम से और बड़े ध्यान से समझते हैं, एक और अलग से डायग्राम बना के। क्या बोला है हमने? अगर यदि मान लो सपोज करो मेरे पास में कोई भी एक सॉल्यूशन है, यहां पे मैं क्यूबिकल फॉर्म में हम यहां पे इस कंपोनेंट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में कोई भी एक सेल है जहां पे इसमें मैंने सॉल्यूशन भरा हुआ है, कोई भी मेरा एक क्यूब है, कोई भी मेरा एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में, ये जो मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने यहां पे मान लो सपोज करो ये मेरा कोई भी यहां पे जो इलेक्ट्रोड बनाने लग रहे हैं, अब जो हम नई सेल जनरेट कर रहे हैं, इस कंटेनर में Na पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से चार्ज रैंडमली बिखरा हुआ है। अभी हमने कोई भी अप्लाई नहीं किया, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है। जो मेरा सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है? NaCl का, एक्वस फॉर्म में। तो एक्वस फॉर्म में होगा तो इसके ऊपर क्या होगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये दोनों आयंस होंगे और दोनों के दोनों आयंस इसमें फ्री पड़े हुए हैं और रैंडमली घूम रहे हैं। अब ये बात तो क्लियर है। अब ऐसा नहीं है कि जब तक हम इस पे एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, क्या तब तक इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स ये कहेंगे कि भाई मैं तो यहीं बैठा रहूंगा, मुझे नहीं हिलना, यहां से मुझे हिलना ही नहीं है? ऐसा नहीं है। कब तक नहीं होगा? जब तक हम इस पे कोई भी एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई ना करें। इनका जो मोमेंट अभी, वो मोमेंट रैंडम है। बात क्लियर है? अभी तक तो ये मोमेंट रैंडम है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं किसी डायरेक्शन में जा रहा है, अभी इनके डायरेक्शन का पता ही नहीं है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक सोर्स लगा देते हैं। क्लियर? किसको जोड़ रहे हैं हम? इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में गैल्वेनिक सेल वाले सेल को ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर आ रही है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से। क्लियर? अब ध्यान देना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब जैसे ही हमारे पास में यहां पे करंट को प्रोड्यूस करेंगे, करंट जैसे हम इसको सप्लाई करेंगे, सप्लाई करते ही क्या होगा? मान लो इधर से हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज जाएगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है,
ये मेरा एनोड है, ये मेरा कैथोड है, सपोज करो यही है। एनोड पे हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे हमारे पास में नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या कि जब सॉल्यूशन में मेरे पास में प्रेजेंट कौन कौन है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे जैसे ही इलेक्ट्रोड जो बनेगा इसके ऊपर प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज, मान लो सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज, यही है। जैसे हमने करंट प्रोड्यूस किया, करंट इसको सप्लाई किया, सप्लाई करते हैं हमारे पास में क्या होगा, इधर से तो पॉजिटिव चार्ज, इधर पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। हो गया। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, इसका अट्रैक्शन होगा नेगेटिव चार्ज की तरफ। मतलब जितने भी सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज पड़े हैं, नेगेटिव चार्ज किधर माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज इधर क्यों होंगे, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव है, सोडियम पॉजिटिव है, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलने लग रहे, इसको इलेक्ट्रॉन मिलने लग रहे, और जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, सोडियम बनाना स्टार्ट कर देगा, सोडियम प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे Cl माइनस है, Cl माइनस क्या बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप को स्टेबल बनाती है किस स्टेट में, जब वो अपने आप को उसकी फ्री स्टेट में ले आएगा, तब वो आराम से यहां पे बनाना स्टार्ट करेगा, अपनी नॉर्मल स्टेट में आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो Cl माइनस तुरंत क्या होगा, Cl2 गैस प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करेगा, और लूज करेगा तो मेरे पास में 2 Cl माइनस, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, और तुरंत हमारे पास में कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। जनरेशन किसकी हो रही है, सोडियम और Cl2 की। बात क्लियर है। तो हमारे पास में इलेक्ट्रोलिटिक जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो कभी भी किस में जनरेट नहीं होते हैं, वो कभी भी हमारे पास में सॉलिड फॉर्म में जनरेट नहीं होते हैं, उनके लिए हमारे पास में सॉल्यूशन होना चाहिए। बात क्लियर हो गई इतनी। अभी तक जितना समझा है, इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों सेल्स में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किए। अब हम उसी से आगे बात करते हैं कि हमारे पास में अब जैसे मान लो सपोज करो, क्योंकि हम कंडक्टेंस देखना चाहते हैं, कंडक्टेंस का मतलब ये हो रहा है कि बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाए, आयंस का फ्लो हो जाए, हम ये देखना चाह रहे हैं। अब कंडक्टेंस देखने से पहले हम एक छोटा सा पोर्शन देख लेते हैं जहां पे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या होता है, जैसे मान लो सपोज करो आपसे बोल दिया जाए आपको मोमेंट करने, क्योंकि हमारे पास ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास में ये वाला जो पोर्शन जो बन रहा है अब वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो सपोज करो आप जाना चाहते हो किसी भी जगह पे, जैसे आपको बोल दिया जाए आप यहां से चल के मार्केट चले जाओ, मार्केट जाना चाहते हो। अभी तक जब जैसे मार्केट ओपन था उसमें सब कुछ मिल रहा था, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो आप क्या कर रहे थे, तुरंत आपने जो भी गाड़ी ली या बाइक लिया, कुछ भी लिया, आप तुरंत स्टार्ट करते हो, सीधे मार्केट चले जाते हो, आपको बीच में कोई रोकने वाला नहीं मिलते, कोई नहीं मिलते। क्यों, क्योंकि भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप यहां से चले यहां पे चले गए, यहां से चले यहां पे चले गए, यहां से चले यहां पे चले गए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट हो रखी है, सब कुछ बंद पड़ा है, सब कुछ बंद पड़ा है, जगह जगह पे बैरिकेड्स है, जगह जगह पे बैरिकेड्स है। आप यहां से चलना स्टार्ट करोगे, आपको यहां पे रोक लिया, कहां जा रहे हो, बाजार जा रहा हूं सर, किस लिए, कोई काम है, नहीं है, ये है वो है, मतलब आपको कई तरीके के जवाब देने पड़ेंगे। चलो ठीक है, आप बहस करके फिर आप आगे निकल गए, आप यहां पे आ गए। अब जैसे यहां पे आए, आपको आते फिर दोबारा से नेक्स्ट बैरिकेड मिला, वहां पे रोक लिया, कहां जा रहे हो, मार्केट जा रहा हूं, किस लिए, सर मेरे को तो ये काम है, काम ही है पक्का, मतलब आपको यहां पे 100 तरीके के जवाब देने पड़ेंगे। आपको यहां पे क्या हो रहा है, कोई अपोजिशन नहीं मिल रहा, नो अपोजिशन, आप तुरंत बाइक उठाते हो, आप सीधे निकल जाते हो और आप 10 मिनट में मार्केट पहुंच भी जाते हो, पहुंच जाते हो। यहां पे क्या हो रहा है, आपको उसी मार्केट में पहुंचना है, डिस्टेंस भी वही है, लेकिन आपको जगह जगह पे रुकावट मिलने लग रही है। बात क्लियर है, जितनी आसानी से करंट फ्लो कर रहा है इसको तो हम बोल रहे हैं कंडक्टेंस।
इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्टेंस। लेकिन जब अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब है जिसमें रुकावट आती है, जिसको कोई भी डिस्टर्ब करेगा, उनको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो हम पहले इसी चीज को समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का मतलब है अपोज करना। जितना आपको अपोज किया जाएगा उतना ही आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा मतलब कंडक्टेंस कम होगा। किस तरीके से होता है इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में कोई भी एक, जब हम बात कर रहे हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक कोई भी सेल है, दोनों में सिमिलर बातें चलेंगी। जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में कोई भी एक सेल है जिसको हम बोल रहे हैं, मान लो ये वायर है, ठीक है। अब इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री पड़े हुए हैं, इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री पड़े हैं। मान लो सपोज करो, आप अपना ही एक कॉमन एग्जांपल लेके चलना कि जहां पे आप कह रहे हो कि आप मार्केट जा रहे हो, आपकी जो डिस्टेंस है वो ये है, जहां पे आपकी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है L मीटर। L मतलब आपको L डिस्टेंस जाना है 10, एक तो आपको जाना है 2 किलोमीटर, एक आपको जाना है 10 किलोमीटर, ठीक है। मतलब लेंथ बढ़ती जा रही है, ठीक है। दूसरा, इसका जो एरिया है वो एरिया है A, ठीक है। अगर यदि मान लो सपोज करो एक मेरे पास में ये वायर है, इस वायर की लेंथ L मीटर है और इसका एरिया है वो इतना सा है। इसी के साइड में एक और वायर बना रहा हूं मैं जिसका एरिया छोटा, लेंथ छोटी, लेंथ भी है वो स्मॉल है और एरिया वो भी स्मॉल है, ठीक है। ध्यान से समझनी इस बात को। अगर यदि मान लो सपोज करो मैं यहां पे बात कर रहा हूं, जब ये इलेक्ट्रॉन इनिशियल कंडीशन में अपनी फ्री स्टेट में पड़े हुए हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब यहां पे क्या हो रहा है, जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स में लेंथ लंबी है, लेंथ लंबी, और जितनी बड़ी डिस्टेंस जितना बड़ा लेंथ, अब यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, हर जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पूरे के पूरे इसमें वायर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, दूसरा तीसरे से टकराएगा, आपस में टकराएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें अपोजिशन होगा कि भाई कहां जा रहे हैं, सर मैं तो वहां तक जा रहा हूं। क्यों जा रहे हैं भाई, क्या काम है, मैं जाने लग रहा, पहले मैं जाऊंगा। जितनी ज्यादा डिस्टेंस इसको कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से मान लो ये इलेक्ट्रॉन चला तो इसके आगे दूसरा इलेक्ट्रॉन टकराया, दूसरे इलेक्ट्रॉन तीसरे से टकराया, तीसरा इलेक्ट्रॉन चौथे से, मतलब अपोजिशन उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। किसके हिसाब से, जितनी लेंथ बढ़ती जा रही है उतना ही अपोजिशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मतलब हमने ये लिख दिया लेंथ बढ़ी तो हमारे पास में डिस्टरबेंस बढ़ गए, डिस्टरबेंस बढ़ गया। अगर यदि यहां पे मान लो ये छोटी डिस्टेंस है, यहां से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करेगा, इसके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन टकराए, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, कहेगा कहां जा रहा है, रोक लेगा, कोई बात नहीं रुक जाऊं, फिर ये दूसरे से टकराएगा, इतने में तो ये अपने डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा, दूसरा तीसरे से, फिर वो पहुंच गया। लेकिन जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे था तो वहां पे लेंथ डिस्टेंस तो डिस्टेंस बढ़ी तो हमारे पास में अपोजिशन बढ़ता चला गया, बढ़ा। अगर मैं एरिया की बात करता हूं, अगर मान लो सपोज करो एक तो इलेक्ट्रॉन है वो इतनी सी दूरी पे है, इन दोनों के बीच में इतना गैप है, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे पड़ा हुआ है। जितना इनके बीच में स्पेस बढ़ा, स्पेस बढ़ने पे क्या हुआ, इनके बीच में अपोजिशन कम हुआ या बढ़ गया, जितना स्पेस बढ़ा तो इनके बीच में अपोजिशन घट गए। और अगर यदि इनके बीच में स्पेस कम है तो इसका मतलब क्या, आपस में बार बार टकराएंगे, और बार बार टकराएंगे तो इसका मतलब अपोजिशन या डिस्टरबेंस बढ़ जाएगा। डिस्टरबेंस कब बढ़ रहा है, डिस्टरबेंस इंक्रीज कर रहा है जब एरिया छोटा है। मतलब मेरे को यहां से 2 चीजें पता चली है, क्या क्या, जब इनके बीच में एरिया मतलब इनके बीच में स्पेस अगर कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और जब इनके बीच में स्पेस कम है तो इनके बीच में स्पेस कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और जब ज्यादा स्पेस है तो इसका मतलब इनमें रेजिस्टेंस कम है। मतलब मेरे पास 2 चीजों पे वेरिएशन हो रही है। 2 चीजों का मतलब किस किस पे, 2 चीजों के वेरिएशन पे। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो रेजिस्टेंस
जिसको हम आर से इंडिकेट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। जितनी बड़ी लेंथ होगी, जितना बड़ा लेंथ होगा, उतना ही हमारे पास में अपोजिशन ज़्यादा होगा। मतलब लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। यही हो रहा है। दूसरा, अगर यदि हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के साथ में। मतलब एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घट गया, और अगर एरिया घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। बात क्लियर हो गई। हम इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास में बन जाता है रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल किसका, लेंथ का अपॉन एरिया का। और हम जैसे ही यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हमारे पास में रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा रो, दैट इज इक्वल्स टू रो, या हम इसको बोल देंगे, हम इसको L अपॉन ए लिख देते हैं। ये क्या रो के, या हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है तो इसी को हम बोल देते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, इसको हम बोल देते हैं रजिस्टिविटी। क्लियर। तो हमारे पास में रजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया। वो क्या बना, रजिस्टिविटी क्या हुई, रजिस्टिविटी हो गई रो इज इक्वल्स टू R इंटू ए, कैपिटल ए ले लो, कैपिटल ए डिवाइडेड बाई L, दैट इज इक्वल्स टू लेंथ। ये बन गया हमारे पास में फॉर्मूला। तो अगर यदि हम यहां से रजिस्टिविटी पूछे, कोई बोले रजिस्टिविटी होती क्या है भाई, हमें तो पता ही नहीं चला, ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट नहीं है रजिस्टिविटी, क्या है कांस्टेंट नहीं। देखो सुनो ध्यान से, रजिस्टिविटी का मतलब क्या है। जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में ये वायर है भाई, इसको L मीटर चल के जाना था, L मीटर लेंथ पे चल के जाना है, हमें नहीं पता वो डिस्टेंस कितनी है। मुझे अगर यदि ये पता चल जाए, मान लो इस वायर में मुझे 1 मीटर चलने में, 1 मीटर डिस्टेंस चलने में, और 1 मीटर का एरिया, इसका जो टोटल एरिया होगा वो 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया है, इसके बीच में इसको कितना अपोजिशन मिलने लग रहा है। मुझे अगर यदि मान लो सपोज करो मैं कोई भी वायर ले रहा हूं और उस वायर में मैं 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया, अगर मैं एक छोटा सा पार्ट उसमें से निकाल लूं और मैं ये देखूं कि उसमें अपोजिशन कितना हो रहा है उस एक पार्ट में, ठीक है, और मैं तुरंत उस 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर लेंथ के एरिया को जितना भी वो बन रहे, अगर यदि मैं एक एक करके उसमें टोटल नंबर ऑफ एरियाज निकाल लूं, टोटल नंबर ऑफ इतना स्पेस निकाल लूं, तो अगर मैं सभी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इस एक स्पेस का एरिया, इस स्पेस में कितना रेजिस्टेंस है, कितना अपोजिशन हो रहा है, मुझे ये चीज आइडेंटिफिकेशन हो गई, होते के साथ में मैं इसको बोल दूंगा रजिस्टिविटी, मुझे पता चल गई है। और रजिस्टिविटी का मतलब होता है, रेजिस्टेंस तो क्या होता है, कंप्लीट वायर में कितना अपोजिशन हो रहा है, और रजिस्टिविटी का मतलब होता है 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना अपोजिशन हो रहा है। मुझे पर्टिकुलर जगह पे पता चल जाए कि इसका रेजिस्टेंस इतना अपोजिशन हो रहा है, तो मैं उसी को बोल देता हूं रजिस्टिविटी। बात क्लियर है। तो अगर मुझे यहां से इसकी यूनिट पता करनी है तो रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ओम, तो यहां से जिसको हम इंडिकेट करते हैं इस तरीके से भी, ये भी हमारा सिंबल होता है। तो रजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, और हमारे पास में लेंथ की यूनिट मीटर। ध्यान देना है, यूनिट हमारे पास किसी में भी हो सकती है, वो सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, किसी भी टर्म में हो सकती है। तो हमारे पास में मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसकी यूनिट आ गई ओम मीटर। हमारे पास में रजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई, वो आ गई ओम मीटर। बात क्लियर हो गया। तो हमारे पास में यहां से हमने देखा रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। क्लियर, ये बात हो रही है हमारे पास में रेजिस्टेंस के लिए। मतलब अगर मुझे ये पता चल गया अपोजिशन कितने है, तो अगर यदि मैं इसका जस्ट अपोजिट कर दूं, रिवर्स कर दूं इसके टर्म को, रिवर्स करने का मतलब है अगर मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे अपोजिशन इतना मिल रहा है, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा भाई वहां पे कंडक्टेंस कितनी ज्यादा है।
अगर रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे कंडक्टेंस ज्यादा है। भाई अगर यदि मान लो मुझे यहां पे इस वायर में पार करने के लिए मुझे यहां से यहां पे जाने में कोई हर्डल नहीं हुई, मुझे रुकावट ही नहीं हो रही है, रुकावट नहीं हो रही, तो मेरा मतलब ये है कि यहां पे कंडक्टेंस ज्यादा है, कंडक्टेंस ज्यादा है। और अगर यदि मेरे को इसी वायर में करंट कम मिलने लग रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहां पे हर्डल्स ज्यादा है, अपोजिशन हो रहा है, अपोजिशन हो रहा है, तो यहां पे कंडक्टेंस क्या है, कम है। कब है, जब रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहां पे रेजिस्टेंस कम था। ठीक है, तो हमारे पास में कंडक्टेंस है वो जस्ट अपोजिट होता है किसका, रेजिस्टेंस का। तो हम ये लिख सकते हैं कंडक्टेंस, जिसको बहुत सारी बुक्स में सी से भी इंडिकेट करते हैं और बहुत सारी बुक्स में जी से भी इंडिकेट करते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होने, ये जी या सी से मेंशन करे, कोई भी टर्म हो, दोनों की दोनों टर्म्स चलती है। ठीक है, तो हमारे पास में कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस होता है वो जस्ट इनवर्स होता है किसका, रेजिस्टेंस का। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर यदि आप जी मेंशन करो तो जी भी लिख सकते हो, सी लिख सकते हो तो सी भी लिख सकते हो, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, तो अगर यदि हम लिख रहे कंडक्टेंस सी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, या हम ये कह सकते हैं अपोजिट है तो इक्वल टू, क्योंकि हमें ये तो पता ही है बिल्कुल अपोजिट होता है। तो अगर यदि ये कंडक्टेंस अपोजिट है, बात क्लियर है, तो अपोजिट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास में कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करें। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए, यही होता है। ये दोनों टर्म्स डिवाइड में आ गई, 1 अपॉन रो इंटू एल अपॉन ऊपर चला गया एरिया, ये आ गया। मतलब ये हो गया कि कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया का, कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ का। भाई जितना बड़ा वायर होगा, जितना बड़ा वायर होगा उतना ही उसमें कंडक्टेंस कम होगा, और जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही कंडक्टेंस ज्यादा होगा। बात क्लियर है, तो इसका मतलब ये हो गया, हमारे पास ये फॉर्मूला बना, कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू क्या बन गया, एरिया अपॉन लेंथ, यही बना है। और एरिया अपॉन लेंथ यहां से 1 अपॉन रो इंटू एरिया अपॉन लेंथ, ये आ गया। यहां से अगर हम देखें 1 अपॉन रो, जैसे हमने वहां पे क्या बोला है, ये क्या था, रजिस्टिविटी था, लेकिन यहां पे ये क्या बन रहा है, दैट इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी, और कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू, इसको हम इंडिकेट करते हैं के से, जिसको हम बोलते हैं कापा, कापा, और कापा का मतलब होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, कापा इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन लेंथ, ये आ जाता है हमारे पास में। जहां पे ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ये बन गया कापा इज इनटू एरिया अपॉन लेंथ। अब हमारे पास में जब कंडक्टेंस है ये इनवर्सली है, मतलब इसका अपोजिट है, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, कंडक्टेंस की यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। इसका जस्ट अपोजिट उल्टा पढ़ना स्टार्ट कर दो तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाती है, वो या तो हम ऐसा लिख सकते हैं होम इनवर्स, ये लिख सकते हैं, या फिर हम इसको अपोजिट भी लिख सकते हैं, MHO, मो भी बन जाता है, मो भी यूनिट लिख देते हैं, ध्यान देना हमारे पास में ये भी यूनिट लिख देते हैं। और यहां पे एक हमारे पास में एक साइंटिस्ट थे जो इसके बारे में डिस्कवर कर रहे थे, जिनका नाम था साइमन, तो हम यहां पे इनकी यूनिट्स को साइमन भी लिख देते हैं। बात क्लियर है, तो हमारे पास यहां पे अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं, किसकी, कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू सी इंटू एल अपॉन ए, यही बना, सी इंटू एल अपॉन ए, ये बन गया। अब हमारे पास में सी की यूनिट क्या है, मो, या हमारे पास में ओम इनवर्स इस तरीके से, ओम की यूनिट ये, और इस तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ओम इनवर्स बन जाएगा, इनटू लेंथ की यूनिट अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, क्लियर। तो हमारे पास में इस तरीके से, अब ओम इनवर्स इस तरीके से लिख दो,
सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया तो हमारे पास ये बन गया। अब इसी चीज को हमारे पास साइमन भी यूज कर रहे थे, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी बन जाती है हमारे पास अलग अलग, जिसको हम एस से इंडिकेट करते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको इनकी यूनिट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। क्लियर है। एक हमारे पास में सेल कांस्टेंट वर्ड बनता है, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का मतलब होता है, सेल कांस्टेंट इक्वल होता है लेंथ अपॉन एरिया के, जिसको हम एक्स से इंडिकेट करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन एरिया। और यहां पे हमने देखा इस फॉर्मूले में क्या बन रहा है, लेंथ अपॉन एरिया, तो कापा इज इक्वल्स टू सी इंटू एक्स बन जाता है, दैट इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, दैट इज इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या हो गई, देखो ध्यान से, लेंथ अपॉन एरिया, एरिया का मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है, और ये सेंटीमीटर, तो हमारे पास में सेंटीमीटर यूनिट ही बनती है। तो हम इसको डायरेक्टली ये भी मेंशन कर सकते हैं, सेल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। इसके बेस न्यूमेरिकल, आपको इसमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, जहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है किस चीज का, कि अगर यदि आप यूनिट में कंफ्यूज हो गए हो तो आपके क्वेश्चन में गलती हो जाएगी। यूनिट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, यूनिट्स मेंशन करनी है। क्लियर है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं, आज हमने बात की कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, इन सब के बारे में कि कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, या हम ये बात कर रहे हैं सब चीजें इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में। क्लियर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बात की बेसिक्स ऑफ कंडक्टेंस। क्लियर। आई होप आप लोगों के लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।